कैलाश चौधरी के एबनॉर्मल बिहेवियर को विराज और जितिन ने पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे कैलाश को किसी भी बात का शक हो सके। अब चूंकि विराज ने अलीबाग के सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया था, तो अब पीछे हटने का और डरने का कोई फायदा नहीं था। ऊपर से विराज की आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्या विराज किसी से डर सकता था। ठीक है, चलो चलते हैं। ये बोलते हुए जितिन और विराज के कदम विराज की कार की तरफ बढ़ने लगे थे और वो दोनों तुरंत ही अपनी कार में जाकर बैठ गए थे। जब कैलाश की नजर विराज की कार पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए थे। ये तुम्हारी कार है? शॉक्ड होते हुए कैलाश ने पूछा। नहीं, ये मैंने रेंट पर ली है, विराज ने धीमी आवाज में कहा। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर कैलाश को काफी रिलीफ मिला, क्योंकि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस हिसाब से विराज गरीब था और अपना पेट पालने के लिए पहले कचरा उठाता था। अब एक कचरे वाले के पास इतनी शानदार कार कैसे हो सकती है? कैलाश के दिमाग में यही चल रहा था, लेकिन विराज की बात सुनकर उनका कंफ्यूजन दूर हो गया था। एक काम करते हैं, तुम लोग अपनी कार मत लो, मेरी कार में चलो। वैसे भी हमें सिचुएशन का जायजा लेकर वापस इधर ही आना है और मेयर साहब को रिपोर्ट देनी है, तो फालतू में दो दो कार का वहां क्या काम? विराज और जितिन पहले से ही अपनी कार में बैठ गए थे, लेकिन कैलाश को लग रहा था कि अगर वो दोनों अपनी कार में जाएंगे तो मौके का फायदा उठाकर साकीनाका टाउन और अलीबाग गांव से भाग सकते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के पास ऐसा कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जिससे वो दोनों यहाँ से बचकर निकल जाएं। वैसे तो विराज और जितिन को कैलाश की बात सुनकर समझ आ गया था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों एकदम शांत थे। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आपकी कार में चलते हैं। ये बोलते हुए विराज और जितिन अपनी कार से बाहर निकले और कैलाश के पीछे पीछे उसकी कार की तरफ बढ़ने लगे थे। रुचिका, जो कैलाश की कार में ही बैठी थी और कैलाश के आने का इंतजार कर रही थी, जब उसने देखा कि विराज और जितिन पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गए हैं, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तुरंत ही उसने कैलाश से धीमी आवाज में कहा, सर, ये दोनों लफंगे आपकी कार में क्या कर रहे हैं? हमें तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना था ना, कब चलेंगे? मुझे बहुत भूख लग रही है। रुचिका ने सोचा नहीं था कि उसके मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर कैलाश उसे गुस्से की नजर से देखने लगेगा। तुरंत ही कैलाश ने अपना वॉलेट निकाला और 2000 का एक नोट कार की खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, तुम लंच कर लो, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। स्टूपेफाइड एक्सप्रेशन के साथ रुचिका कार से बाहर निकली और उसने वो 2000 का नोट उठा लिया था। साले कमीने, गंजे, अगर मुझे तेरी जरूरत नहीं होती ना, तो तेरे साथ खाना कौन खाता? ये बोलते हुए रुचिका कैलाश को मनी मन कोसने लगी थी। इस वक्त अलीबाग गांव में माहौल थोड़ा सा बदल सा गया था। गांव के मुखिया गोपी शंकर चौधरी ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते हुए पूरे गांव को उनके घर के सामने इकट्ठा होने के लिए कह दिया था। हालांकि अलीबाग गांव की आबादी कुछ 300 से 400 लोगों की ही थी, लेकिन एक अनाउंसमेंट करते ही 10 से 15 मिनट के अंदर बूढ़े, जवान, विकलांग, पूरा गांव ही गोपी शंकर के घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सभी लोगों ने सोचा कि शायद गोपी शंकर को किसी बारे में बात करनी होगी, इसीलिए उन्हें बुलाया गया है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि गोपी शंकर के घर का दरवाजा बंद है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यहाँ पर बुलाया क्यों गया है। तुम लोगों को क्या लगता है, सरपंच साहब ने हमें यहाँ क्यों बुलाया होगा? एक बूढ़ी औरत ने भीड़ में मौजूद लोगों से पूछा। मुझे सुनने में आया है कि वो सुषमा और सुब्बू जिस लड़के को यहाँ पर लेकर आए थे और जिसे वो अपना पोता मानते थे, वो इस गांव में फिर से लौट आया है। उसने राजन से किसी बात को लेकर लड़ाई भी की है। मुझे तो लगता है कि कोई बड़ा मामला है। वो लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। एक जवान लड़के ने मामले पर से पर्दा हटाने की कोशिश की। इसी के साथ फुसफुसाहट का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो गया था और एक बूढ़े अंकल ने इस पूरे मामले की सच्चाई बताते हुए कहा,
सरपंच जी ने सुषमा की जमीन हड़प ली है, ऐसा सुषमा के पोते का कहना है। और वो सरपंच जी से अपनी जमीन छुड़ाना चाहता है। इसी वजह से लड़ाई झगड़ा और तनाव पैदा हो गया है। सरपंच जी ने भी हमें इसी सिलसिले में बुलाया है। एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। कौन सा शो? कैसा शो? तो क्या हुआ अगर वो लड़का वापस आ गया है? क्या वो जानता नहीं है कि गोपी शंकर कौन है? वो उनका क्या उखाड़ लेगा? बेचारा दुश्मनी लेकर बल्कि अपनी खुद की कब्र खोदने जा रहा है। कुछ लोगों की राय बिल्कुल ही विपरीत थी। भले ही वो शब्द कितने ही हार्श क्यों ना हो, लेकिन यही रियलिटी थी। गांव के लोग गोपी शंकर को बड़े करीब से जानते थे। गांव में ऊंची जात और नीची जात का भी रिवाज था। गोपी शंकर के सामने गांव के ऊंची जात वाले लोग भी खामोश रहते थे। तो ऐसे में वो लड़का जो सुब्बू और सुषमा का पोता था, वो नीची जात का लड़का भला गोपी शंकर का क्या ही बिगाड़ सकता था? बेचारा लड़का जवानी में बड़े बड़े लोगों से उलझ रहा है। भगवान उसे सहन करने की ताकत देना। कुछ बूढ़े लोग विराज का साथ देते हुए भी नजर आ रहे थे। जल्दी दरवाजा खोलो। अभी गांव वालों के बीच में बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी गोपी शंकर के घर का दरवाजा खुला और गोपी शंकर गांव वालों के सामने प्रकट हो गए थे। गांव वालों, मुझे माफ करना कि मैंने आप सभी को लंच के समय पर डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या करूं, मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे आप लोगों की राय और सपोर्ट की जरूरत है। मैंने आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपके सामने विराज जिंदल की समस्या रखने वाला हूँ। विराज जिंदल का नाम सुनकर गांव वालों के चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया था। तुरंत ही गोपी शंकर ने आगे बोलते हुए कहा, कुछ लोग भूल गए हैं कि विराज जिंदल कौन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विराज जिंदल सुब्बू और सुषमा का गोद लिया हुआ पोता है, जिसे सुब्बू और सुषमा ने मुंबई में फुटपाथ से उठाया था। बहुत सालों बाद अब वो इस गांव में वापस आ गया है। सरपंच जी, तो उस लड़के के यहाँ आ जाने से हमारा क्या लेना देना है? हम तो उस लड़के को जानते तक नहीं है। भीड़ में मौजूद एक बुढ़िया ने चिल्लाते हुए गोपी शंकर से पूछा। हाँ, मैं भी उस लड़के को नहीं जानता हूँ। एक और बूढ़े आदमी ने अपनी राय सामने रखी। गांव वाले बहुत अच्छे से जानते थे कि गोपी शंकर उस जमीन के बारे में जरूर बात करेगा। इसीलिए गांव वाले पहले से ही गोपी शंकर को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि उस जमीन से और उस लड़के से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिससे गोपी शंकर ऑफेंड ना हो और उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे। यही कारण था कि वो लोग विराज से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। गांव वालों, ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग उसे जानते हो या नहीं, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए। आज की समस्या मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इन लोगों से जुड़ी हुई है। ये बोलते हुए गोपी शंकर ने अपने कोर्टयार्ड की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग बाहर आ सकते हो। जैसे ही गोपी शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एक एक करके उस ग्रुप के लोग बाहर आने लगे थे। स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़ों में उन लोगों को देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। स्पेशली लड़कियों को देखकर, जिन्होंने बहुत ही अपीलिंग कपड़े पहने थे। उन कपड़ों में से उनका गोरा बदन छन छन कर बाहर आ रहा था, जिसे देखकर गांव वालों के कुछ जवान लड़कों की नीयत फिसलती जा रही थी। ऐसी लड़कियों को गांव वालों ने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। यह पहली बार था जब इतनी गोरी गोरी लड़कियों को गांव वाले अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। सरपंच जी, ये लड़कियां कहां से आई हैं? क्या हमें यहाँ पर विराज जिंदल के लिए उसकी बीवी चुनने के लिए तो नहीं बुलाया गया है? भीड़ में मौजूद लोग अब तरह तरह की बातें करना शुरू कर चुके थे। क्या मस्त लड़कियां हैं! अगर ऐसी बात है तो विराज जिंदल की किस्मत तो जबरदस्त है। इतनी खूबसूरत लड़कियों में से हमें उसके लिए सिर्फ एक को चुनना पड़ेगा। तो बाकी लड़कियों का क्या होगा? क्या हम उन्हें हमारे लिए चुन सकते हैं? उन लड़कियों को देखकर कुछ जवान लड़कों के इरादे बदलते जा रहे थे। वो गोल्डन बाल वाली लड़की को देखा, क्या जबरदस्त फिगर है उसका।
मुझे लगता है कि विराज जिंदल के लिए वो सही रहेगी, वो ही उसकी बीवी बनेगी। जैसे ही एक आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो गोल्डन बाल वाली लड़की पूर्वी उसे इतना तेज गुस्सा आया कि उसने चिल्लाते हुए कहा, शट अप! हम में से कोई भी किसी की बीवी बनने के लिए यहां नहीं आया है। ये बोलते हुए पूर्वी ने अपने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए और भीड़ को रिप्रेजेंट करते हुए बोली, तुम लोग भी उतने ही घटिया हो जितना कि वो लड़का है। मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि उस लड़के ने मेरी दोस्त को चोरी छुपे कपड़े बदलते हुए देखा। जब हमने आवाज उठाई और उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे दोस्त पर हमला किया। अगर आप में से कोई भी उस लड़के के बारे में कुछ भी जानता है और अगर आपको पता है कि वो लड़का कहाँ है तो उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दीजिए, वरना मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। भले ही पूर्वी के मुंह से गांव वालों के लिए भी कोई अच्छे शब्द नहीं निकले थे, लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि विराज ने क्या हरकत की है तो उनके शरीर में गुस्सा उबलने लगा था। लड़ाई करने के लिए वो पूरी तरह से बेताब नजर आ रहे थे। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद वो लड़का यहाँ आएगा और इतनी घटिया हरकत करेगा। हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया। विराज की हरकत के बारे में सोचते हुए एक बूढ़े आदमी ने अपनी दबंग आवाज के साथ पहल शुरू कर दी थी। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मेरे लिए तो कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो एक अबेंडन्ड इडियट है। ना तो उसकी कोई माँ है और ना ही उसका कोई बाप है। बिना माँ और बिना बाप के उस लड़के से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम सिर्फ सावधानी बरत सकते हैं। आगे से ध्यान रहे, हमें अभी बहनों और बेटियों का ध्यान रखना होगा। वो मवाली तो अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला है। विराज को लेकर अब लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। भले ही कुछ भी हो, हमें उस इंसान को हमारे गांव में रहने नहीं देना है। उसकी हिम्मत तो देखो, इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी वो हमसे घर मांग रहा है। हमें उसे कोई घर नहीं देना है। मैं सरपंच जी के साथ हूं। अच्छा हुआ उन्होंने ऐसे इंसान का घर हड़प लिया। अगर नहीं हड़पा होता तो पता नहीं कि वो हमारे गांव में क्या कुछ करता। उसे गांव से बाहर निकालने में हमारी भलाई है। जब गोपी शंकर ने देखा कि गांव की भीड़ उसके साथ है तो उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी और उन्हें अब पूरा यकीन था कि विराज जिंदल का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। बिल्कुल सही बात है। हमें इस तरह के मवाली को हमारे गांव में नहीं रहने देना चाहिए। वो हमारे लिए किसी भी खतरे से कम नहीं है। देखते ही देखते भीड़ में मौजूद सभी लोग विराज के खिलाफ नजर आने लगे थे। सभी लोगों को एक साथ विराज के खिलाफ जाता हुआ देखकर मनी मन गोपी शंकर कुछ ज्यादा ही खुश थे। यही तो वो देखना चाहते थे। और तो और भीड़ में मौजूद लोगों के रिएक्शन उनकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा बेहतर आ रहे थे। गोपी शंकर को पूरा यकीन था कि जब तक पब्लिक का सपोर्ट उसके साथ है तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ऊपर से उसका कजिन कैलाश विराज जिंदल को यहीं लेकर आ रहा था और गोपी शंकर उन लड़कियों की बात को आधार मानते हुए, विराज को दोषी मानते हुए इस गांव से हमेशा के लिए निकाल देने वाले थे। क्या गोपी शंकर चौधरी जैसा सोच रहे थे वैसा ही होने वाला था? क्या विराज को इस गांव से बाहर निकलने की सजा मिलने वाली थी? अगर ऐसा हुआ तो सुषमा आंटी की जमीन का क्या होगा? आखिर सुषमा आंटी कहां रहेंगी? क्या विराज सुषमा आंटी को इंसाफ दिला पाएगा? क्या फिर विराज पॉलिटिक्स में उलझता हुआ रह जाएगा? क्या विराज गोपी शंकर चौधरी से एक कदम आगे चल रहा था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।